अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन का आगाज हेडलाइन से। पाकिस्तान और रूस का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का अज़्म। बीजिंग में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। निगरां वज़ीर आज़म की तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में रूस को सरमायाकारी की दावत। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए भी दो तरफा ताउन अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म की सदर पुतिन से गुफ्तगू। खित्ते की माशी तरक्की के लिए सलामती यकीनी बनाना जरूरी है। आलमी सतह पर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देना चाहते हैं सदर पुतिन। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम का बीजिंग में आगाज। 140 ममालिक के रहनुमा, 30 से ज्यादा आलमी इदारों के रहनुमा और 4000 मंदुबीन शरीक। सदर शी जिनपिंग का निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं के एजाज में इशाया। अजीम अवामी हॉल आमद पर चीन के सदर और उनकी अहलिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। निगरां वज़ीर आज़म के इशाइये में शरीक आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। निगरां वज़ीर आज़म की चीनी सरमायाकारों को ग्रीन एनर्जी में सरमायाकारी की दावत। दोनों मुल्कों का सी पैक को खुशहाली, रोजगार, रवाबित और ग्रीन तरक्की की राहदारी में बदलने पर इत्तफाक है। चीनी कंपनियों की खुसूसी इक्तसादी जोन्स में सरमायाकारी बहुत अहम है। गवादर के जरिए खित्ते में तिजारत का फरोग और मुआशी सरगर्मियों की नई राहें खुलेंगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की बीजिंग में राउंड टेबल इजलास में गुफ्तगू। पाकिस्तान और श्रीलंका का तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। निगरां वज़ीर आज़म और श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ से कीनिया के सदर डॉक्टर विलियम रूटो की मुलाकात। दो तरफा ताउन और तिजारत के फरोग पर गुफ्तगू। निगरां वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल का वाक़या भी उठाया। खुसूसी GIT की रिपोर्ट को जल्द हतमी शक्ल देने में कीनिया से ताउन की दरख्वास्त। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत लावरपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। दिफाई वतन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और इदारों की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत के साथ निपटेगी। मुआशी बहाली के लिए काविशों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग माफियाज और कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तकवीत दी जाएगी। गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजने के हुकूमती फैसले की मुकम्मल हिमायत का अज़्म। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का फलस्तीनियों पर ताकत के इस्तेमाल और मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी कौम की तरफ से फलस्तीनियों की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत का आज़म। तनाज़े के पायदार हल तक फलस्तीनी भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। निगरां विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और इंतखाबात से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। पुरअमन माहौल में इंतखाबात का इन्नेकाद मुमकिन बनाना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान की इंतखाबी अमल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सिंध में इलेक्शन के इनेकाद के लिए तैयारियों का जायजा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में इजलास। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध के इंतजामात और अमन अमान के लिए इकदामात पर ब्रीफिंग। इंतखाबात का आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इनेकाद बेहतर जमहूरियत का ज़ामिन होगा। इंतखाबी अमल में कोताही के मुर्तकिब एहलकारों और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की किसी भी किस्म की सियासी तरफदारी बर्दाश्त नहीं होगी। सैलाब मुतासरा इलाकों में आर्मी और रेंजर्स की मदद भी ली जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत डिवीजनल कोऑर्डिनेटर्स का इजलास। पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के सिलसिले में इस्तकबालिया तैयारियों का जायजा। 21 अक्टूबर पाकिस्तानियों के लिए नवीद सहर है। नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की के नए सफर का आगाज करेंगे। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। जमात इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस, कौमी सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीनी इस वक्त मुश्किल से दो चार हैं। सूरत हाल पर OIC का सरबरा इजलास तलब किया जाना चाहिए। सेनेटर सिराजुल हक। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की बर्बरियत। खान यूनस और रफ़ा के इलाकों पर बमबारी। मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 3000 से बढ़ गई। शहदा में निस्फ तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। लाखों बेघर। ईंधन और ग़िज़ाई अशिया की शदीद क़िल्लत। जंग बंदी की कोशिशों को धचका। अमरीका, फ्रांस, बरतानिया और जापान ने सलामती काउंसिल में रूस की करारदाद वीटो कर दी। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बरकरार। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत का इजहार। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी मुआहदे और गाजा में इमदादी काफिलों के दाखिले की इजाज़त देने पर जोर। अमरीकी सदर जो बाइडन कल से इसराइल और उर्दन का दौरा करेंगे। इसराइल के जंगी जराइम जारी रहे तो मज़ाहमती कुव्वतों को कोई नहीं रोक सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई। इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी का वजारती इजलास कल जद्दा में होगा। मकबूजा कश्मीर रियासती दहशतगर्दी। भारतीय फौज की हिमायत याफ्ता ग्रुपों की इंतहा पसंदाना कार्रवाइयां। राजौरी में कातिल गिरोह ने मुस्लिम जोड़ा कत्ल कर दिया। शुपैया में काबिज फौज की तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयां। मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार। पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी। सूबाई हुकूमतें आवाम को रिलीफ देने के लिए सरगर्म अमल। पंजाब में अशिया खुर्दोनोश, ट्रांसपोर्ट के किरायों और चिकन और अंडों की कीमतों में नुमाया कमी। आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहमी के लिए कोशा है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी हो गई। फुटबॉल के मैदान से अच्छी खबर। पाकिस्तान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर के दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस्लामाबाद में होम लेग में पाकिस्तान की कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त। निगरान वजीर इत्तलात की कौमी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। फुटबॉल की जीत हुई है। कंबोडिया ने भी अच्छा खेल पेश किया। अमरीका की गैर जिम्मेदाराना रवैये का इल्जाम। रूसी पार्लियामेंट की एटमी तजुर्बात पर पाबंदी के जाम में मुआहदे। CTBT की तौसीक वापस लेने की मंजूरी। ईवान ज़ेरीन डूमा के तमाम 412 अरकान ने तौसीक वापस लेने के हक में वोट दिया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। आज फिर वहीं खड़े हैं जहां खड़े थे। फिर वहीं क्यों पहुंचे हैं जहां से चले थे। रुक गए हैं, थक गए हैं। सफर सारा ही रायगां हो जैसे। थक के ठहरा कोई कारवां हो जैसे। ये आखिरी पहर की घटती हुई तारीकी है, जरा रुको तो सही।
बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के दौरे चीन के हवाले से। पाकिस्तान और रूस की क़यादत ने इस मौके पर दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार किया है। बीजिंग में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में रूस को सरमायाकारी की दावत दी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए भी दो तरफा ताउन अहमियत का हामिल है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि खित्ते की माशी तरक्की के लिए सलामती यकीनी बनाना जरूरी है। आलमी सतह पर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। Thank you, Mr. President, for having me. I'm really delighted, along with my team, to meet one of the most important players of our neighborhood, which we feel Russia is. No doubt, you did mention about the potential of Russia, which we do see and appreciate that it's a lot more than that. Be it in the energy sector, be it in the agriculture sector, be it in its security capacities, its defense capabilities. There are so many areas where I personally feel that Pakistan and Russia have the convergence of interest. Terrorism, for one. The regional approach, which emanates particularly from Afghanistan and in and around the areas which is traditionally more influenced by Russian Federation and the neighborhood in which we reside, along with the China, deserves a regional and common approach other than extra-regional powers. I think so we are the first who would have the implications, so we should be the foremost to take the initiative and have the coordination and cooperation in the defense area, in the intelligence area, in the counter-terrorism, so on and so forth. And I believe our side has a very constructive engagement with the Russian authorities, with the Russian Federation's state apparatus. I fortunately had a chance to visit Third Rome, Moscow, when I was a senator, and I was mesmerized by the kind of the architecture, particularly the representation of the Eastern Orthodox Christianity, its churches. As far as the energy is concerned, I think so we are an energy deficient country. We are a population of almost 240 million people. In our itself, it's a huge market. And we do understand, our energy minister just attended Energy Week in Russia with very fruitful and constructive engagement from your side, and the team has come for some concrete proposals. Уважаемый господин премьер-министр, очень рад. I'm very glad to have this chance to meet you, to talk to you. Partnership between Russia and Pakistan is of traditionally friendly nature. This year, our state celebrated 75th anniversary of establishing diplomatic relations. But of course, the focus of our joint attention is the ensuring regional security and stability. As for the economy, Russia is traditionally supplier of food, of cereals. The trade between our countries has increased, and it has achieved good levels. And these years, I think it was 1 million tons of cereals that was supplied to your country. We are ready to fulfill our obligations, and we have every reason, every precondition to do that. Last year, we had a record yield, 158 million tons of cereals. This year, we expect a very good yield as well. Already now, we understand it would be somewhere in the vicinity of 137, 138 million tons. So we are going to have enough for export, practically like last year, 50 to 60 million tons for grain export. But our potential is not restricted at this. Our potential of economic cooperation, our potential is much higher, is much bigger, and we are going to discuss that. We have our colleagues here attending this meeting. They are going to express their thoughts. I hope we will be able to listen to your colleagues as well, and we will exchange our visions on what additional steps could be taken to enhance our cooperation in all the areas.
नाज़रीन, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान इस अहम मुलाकात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब। अली साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान आलमी सूरत हाल जो इस वक्त बदल रही है और इलाकाई ताउन को अगर हम देखें तो इस तनाजुर में इस मुलाकात को आप किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ जी ये बहुत अहम वक्त पे ये मुलाकात हुई है और मैं समझता हूँ जब से अबूरी वज़ीर आज़म काकड़ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, मैं समझता हूँ ये उनकी वर्ल्ड लीडर्स में एक सबसे शायद अहम तरीन मुलाकात है चीनी लीडरशिप के अलावा, और इसकी टाइमिंग भी बहुत सिग्निफिकेंट है और इसका एजेंडा भी बहुत सिग्निफिकेंट है। एजेंडे के जो 4 अहम तरीन नुकात हैं वो पाकिस्तान के सलामती के अहम तरीन जो 4 मामलात हैं उससे जुड़े हुए हैं। एक फूड सिक्योरिटी, एक एनर्जी सिक्योरिटी, एक काउंटर टेररिज्म और रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये चारों मामलात जो हैं इसमें पाकिस्तान और रशिया जो है उनके जो मफादात हैं और पॉलिसीज़ हैं उसमें काफ़ी कन्वर्जेंस पाया जाता है। और आपने देखा कि जो बातें हमारे वज़ीर आज़म साहब ने की वो उन्होंने रिट्रेट भी किया, उनका इयादा भी किया, और जो सदर पुतिन हैं उन्होंने ये भी कहा कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर मज़ीद ताउन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसमें 2 बातें जो बहुत दिलचस्प हैं आपके नाज़रीन के लिए वो ये कि उन्होंने एक तो हवाला दिया कॉमन वैल्यू सिस्टम का, यानी कि हमारी जो रवायात हैं, हमारा ख़ानदानी निज़ाम है और जो हमारा तमद्दुन है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिलती जुलती हैं और मुमासलत पाई जाती है। और साथ ही साथ उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से रीजनल अप्रोच के ऊपर जोर दिया जो कि पाकिस्तान 2 साल से कहता आया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ चुका है कि जो दोबारा से दहशतगर्दी का ख़तरा अफ़गानिस्तान में सर उठा रहा है उससे पायदार और यानी कि कम्प्रिहेंसिव अंदाज में निपटने के लिए रूस और पाकिस्तान यकीनन ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और बात में जो अभी तक सामने नहीं आई है आपसे शेयर करता चलूँ कि देखें जो अभी फ़लस्तीन का भी जो मसला है, जो P5 कंट्रीज़ हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर ममालिक हैं, उनमें रूस वो वाहिद आलमी ताकत है जिसकी जो पोजीशन है फ़लस्तीन के मसले पे वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है जो कि पाकिस्तान की है। और उसका मैं अदा कर देता हूँ कि जो हाल ही में जंग बंदी के हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल में रूस ने करारदाद पेश की थी, वो भी न सिर्फ फायर बंदी के ऊपर जोर देती थी बल्कि साथ ही साथ इस मसले के देरपा हल की भी बात की जाती है। और वो ये भी इसरार करते हैं कि फ़लस्तीन के मसले को इस तरह हल किया जाए कि जो 1967 के पहले की जो उसकी सरहदें हैं उस पर मबनी एक गैर मुनक़सिम रियासत कायम की जाए और जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो, और जो कि बिल्कुल वही पोजीशन है जो कि पाकिस्तान की है। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे मामलात हैं जिसमें हमारी कन्वर्जेंसेस पाई जाती हैं और जिसमें हम सियासी, सफारती, सलामती, खुराक, तवानाई, इन तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, आपने टाइम निकाला और अपना तज्ज़िया पेश किया। नाज़रीन, तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में हो रहा है। पाकिस्तान, रूस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, हंगरी, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान समेत 140 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और 30 से ज़ायद मालियाती इदारों के हुकाम इस फोरम में शरीक हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में इशाया दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ इशाइया में शिरकत के लिए अजीम अवामी हॉल पहुंचे तो सदर शी जिनपिंग और उनकी अहलिया ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। निगरान विफाकी काबीना के वज़रा ने भी वज़ीर आज़म के साथ इशाइये में शिरकत की। इशाइये के मौके पर निगरान वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें भी हुईं। बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत चीन ने 28 मुल्कों और खित्तों के साथ आज़ादाना तिजारत के 21 मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। 10 साल में बेल्ट एंड रोड के तहत 3000 से ज़्यादा मंसूबे तश्कील दिए गए हैं जिनमें खरबों डॉलर की सरमायाकारी हुई है। इक्तसादी राहदारी भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है।
निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने बीजिंग में इक़्तिसादी राहदारी पर मुनक़दा गोल मेज़ इजलास की सदारत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान और चीन ने सी पैक को खुशहाली, रोजगार, रवाबित और ग्रीन तरक्की पर मुश्तमिल राहदारी में बदलने पर इत्तफाक किया है। तफसील जानते हैं आगा मसूद खालिद से। सीपैक पर मुनक़िदा राउंड टेबल इजलास में स्कॉलर्स से गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाली मुनफरिद दोस्ती हर मौके पर साबित कदम रही है। चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात को पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक हासिल है। There is no bilateral relationship more important and consequential for Pakistan than its friendship with China. There should be no doubt that Pakistan will not allow anything to undermine our unique affinity and affection for China. CPEC, as the flagship project of President Xi's Belt and Road Initiative, is a manifestation of Pakistan-China strategic cooperation. निगरान वजीर आज़म ने कहा कि सीपैक के अगले मरहले में माशी मौके के फरोग पर तवज्जो मरकूज की गई है। इंडस्ट्रियल पार्क्स और खसूसी इक्तिसादी जोन्स का क़याम हमारी तरजीह है। ग्रीन कॉरिडोर को मजीद वुसअत देने के लिए चीन की सरमायाकार कंपनियों को सोलर पार्क्स के मंसूबों में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम कर रहे हैं। CPEC, however, is not just an economic corridor. It's a symbol of China-Pakistan strategic trust. It is also an expression of Pakistan's determination to achieve progress and a pathway to a bright future. Through CPEC and its extension to Afghanistan and other countries in the region, we are seeking to create new drives of growth that will accrue benefits for the wider region and beyond. गवादर की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर देते हुए वजीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन गवादर को इलाकाई राब्तों का मरकज बनाने के ख्वाहां हैं। China and Pakistan are determined to make Gwadar a hub for regional connectivity that will facilitate cross-regional trade, including between Central Asia and the Middle East. This will foster new opportunities and generate hope for a better future for millions of people across these regions. अपने तासुरात में चीन के स्कॉलर्स और मुहक्किकीन ने सीपैक को BRI के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेहतरीन शराकत दारी करार दिया। चीनी कंपनियों की जानिब से पाकिस्तान के खुसूसी सरमायाकारी जोन्स में सरमायाकारी की गहरी दिलचस्पी को खुशाइंद करार दिया, जिससे सीपैक की तरक्की और इलाकाई रवाबित और पायदार तरक्की के अहदाफ का हसूल मुमकिन हो सकेगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे के दरमियान बीजिंग में मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन मौजूद दरीना ताल्लुकात के फरोग और बाहमी ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। सदर रानिल विक्रमासिंघे ने पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन मौजूद मजबूत ताल्लुकात और दोनों ममालिक के अवाम की हम आहंगी को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर आज़म ने खत्ते के वसीतर मफाद में गुर्बत के खात्मे और माशी तरक्की और खुशहाली के लिए ताउन जारी रखने पर जोर दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका को दरपेश एक जैसे माशी चैलेंजेस के हवाले से भी दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू की। उन्होंने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि दोनों ममालिक के हुकाम इस हवाले से एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे जिसमें खसारे का शिकार सरकारी इदारों को निजकारी सरे फहरिस्त है। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने गाजा में फलस्तीनियों को इसराइली हमलों की वजह से दरपेश मुश्किलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने फौरी तौर पर इसराइली जारहियत के खात्मे, गजा में महसूर लोगों तक इंसानी मदद पहुंचाने के लिए राहदारी के क़याम और 2 रियासती हल का मुतालबा किया। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के मौके पर बीजिंग में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और कीनिया के सदर डॉक्टर विलियम रूटो के दरमियान मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कीनिया के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और लोगों के रवाबित के हवाले से ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इक्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देकर दोनों ममालिक में तिजारत की इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाने पर भी इत्तेफाक किया। बातचीत में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का शराकती रुकन होने के नाते पाकिस्तान कीनिया समेत इस मंसूबे के दूसरे रुकन ममालिक के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मजीद फ़रोग़ का ख्वाहां है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों में ये बाहमी ताउन खित्ते की खुशहाली का मजहर है। वज़ीर आज़म ने कीनिया के सदर से पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल पर बनने वाली खुसूसी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को अपनी रिपोर्ट को जल्द हतमी शक्ल देने पर सहूलत फराहम करने की भी दरख्वास्त की। कीनिया के सदर डॉक्टर विलियम रूटो ने कहा कि कीनिया पाकिस्तान के ज़रई और सेहत के शोबे में तजुर्बे से इस्तेफादा करने का ख्वाहां है। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के ममालिक के दौरे की दावत कबूल कर ली।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से ग्रैंड व्यू इंस्टीट्यूट के सदर रेन हेपो ने बीजिंग में मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है जिसने पाकिस्तान का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान तालीम और तहकीक के शोबे में ताउन को खुशाइन करार दिया और कहा कि पाकिस्तान चीन से हर शोबा जिंदगी में ताउन को कद्र की निगाह से देखता है और इस बाहमी ताउन से ज़्यादा मुस्तफीद होने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि सी पैक सदर शी जिनपिंग के मुश्तरका खुशहाली के विजन का आगाज़ है। इस मंसूबे से गुर्बत और अदम मसावत कम करने के साथ जामे तरक्की मुमकिन होगी। निगरान वज़ीर आज़म ने चाइना डेली को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू की तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। खुसूसी इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि चीन के साथ करीबी ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। सी पैक बेल्ट एंड रोड इकदाम का फ्लैगशिप मंसूबा है जो आवाम की तरक्की में मुख्तलिफ मुल्कों की मुआवनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन तरक्की पजीर मुल्कों को तरक्की के लिए फाइनेंसिंग का मुनफरिद निज़ाम फराहम कर रहा है। सी पैक से पाकिस्तान में 25.4 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी हुई और इससे मुल्की मुआशी और समाजी तरक्की के साथ रोजगार के लाखों मौके पैदा हुए हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्तरका ताउन से ग्वादर पोर्ट की तरक्की से मुआशी तरक्की के नए इम्कानात पैदा हुए हैं। अब ग्वादर बंदरगाह पर माल बरदार बहरी जहाज लंगर अंदाज हो रहे हैं। इससे अफगानिस्तान के लिए तिजारत शुरू हो चुकी है। इलाके को मजीद तरक्की देने के लिए ग्वादर में खुसूसी इक्तिसादी जोन पर काम हो रहा है और ग्वादर में नए बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का भी इफ्तिताह हो रहा है। पाकिस्तान में चीनी शहरियों और इदारों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर बात करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी शहरियों और इदारों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। चीनी कारकुनों और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर अमल पैरा है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन की गैर मामूली तरक्की काबिल सिताइश है। पाकिस्तान गुर्बत के खात्मे और पायदार तरक्की के लिए चीन के तजर्बे से इस्तेफादा कर सकता है। फ्लैगशिप मंसूबे से खुशहाली और तरक्की के दूरस नताइज बरामद होंगे। इस मौके पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को पीपल्स डेली चाइना के सियासी डेस्क के इंचार्ज ने बार का शुमारा पेश किया। वज़ीर आज़म ने शुमारा पेश करने पर मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा कि पीपल्स डेली चाइना का ये इकदाम दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात का अक्कास है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में होने वाले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के इजलास में पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर के साथ पूरी क़ुव्वत से निपटने का फैसला किया गया। आर्मी चीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हम मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने निहत्ते और मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। तफसील इमरान मनसब खान से। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होने वाली 260वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखी जाएगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने फ़लस्तीन इसराइल जंग और इसराइल की तरफ से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल के बाइस मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इज़हार किया। फोरम ने गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जायजा लिया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज मुल्क भर में गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करने में हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग माफियाज और कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को आने वाले दिनों में मजीद तक़वियत दी जाएगी ताकि मुल्क को इस तरह की माशी सरगर्मियों के मनफी असरात से निजात दिलाई जा सके। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बहाली के लिए किए गए इक़दाम को पाकिस्तानी अवाम की मजमूई फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने के अज़्म का इज़हार किया। फोरम को खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में अपनी हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ मुकम्मल ताकत के साथ निपटने और तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 नवंबर 2023 तक मुल्क बदर करने और वफाकी हुकूमत के फैसले की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इज़हार किया। आर्मी चीफ ने तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज़्ज़त और महफूज वतन वापसी को यकीनी बनाने की हिदायत की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन के दौरान पेशावराना महारत के मेयार को बरकरार रखने और फॉर्मेशन की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हसूल पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने के दौरान मस्तोंग, हंगू और योब के सानियात शहीद होने वालों के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी भी की। फोरम ने दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ मादरे वतन की दिफा में सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुसलसल दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों को भी जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने हर किस्म के बिलवास्ता और बिलावास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के मुकम्मल अज़्म का इआदा किया। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी।
غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا پاکستان سے انخلاء جاری ہے. حکومت کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن میں 14 دن باقی ہیں. خیبر پختونخوا میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان مہاجرین کا انخلاء 11ویں روز بھی جاری رہا. تورخم کسٹم حکام کے مطابق افغان خاندانوں کو لے کر بہت سے ٹرک تورخم سرحدی گزرگاہ پہنچے. کسٹم حکام کے مطابق ہر ٹرک میں 2 سے 3 خاندان موجود تھے جنہیں قانونی کارروائی کے بعد افغانستان جانے کی اجازت دی گئی. افغان کمشنریٹ کے مطابق گزشتہ 10 روز میں تورخم سرحدی گزرگاہ سے 800 سے زائد خاندان افغانستان جا چکے ہیں. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کی معاونت سے کپاس کی پیداوار میں 126% اضافہ ہوا. لمس کی جانب سے کسانوں کی بروقت رہنمائی سے ملک میں اس بار کپاس کی بمپر فصل ہوئی ہے. کپاس کی فصل کو سفید مکھی سے بچانے کے لیے پاکستان آرمی اور محکمہ زراعت کے تعاون سے ڈرون اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کیڑے مار ادویات کا اسپرے کیا گیا جس کی وجہ سے پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا. سہولت کونسل اور لمس زرعی شعبے میں انقلاب کے لیے جدید ٹیکنالوجی بروئے کار لا رہے ہیں. ناظرین، نگراں وزیر منصوبہ بندی محمد سمیع سعید نے علاقائی روابط اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے پاک چین شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا اظہار کیا ہے. چین میں بیلٹ اینڈ روڈ انڈسٹریل پروموشن ایسوسی ایشن کے وفد کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے کہا کہ BRI میں پاکستان کی فعال شمولیت دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور عالمی تعاون میں اضافے کی عکاس ہے. آگے بڑھتے ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر نے چائنا ریلوے کنسٹریشن کارپوریشن کے صدر لی سماکی اور نائب صدر نے بیجنگ میں ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی سرکولر ریلوے کو سی پیک میں 2016 میں شامل کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ KCR بننے سے ٹریفک کے مسائل کو کم کرنے اور فضائی آلودگی سے نمٹنے میں مدد ملے گی. کراچی سرکولر ریلوے کے 24 اسٹیشنز ہوں گے اور یومیہ 6.5 لاکھ مسافر سفر کریں گے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اور CRCC کے نائب صدر نے فیصلہ کیا کہ سندھ حکومت کے CR کے روٹ کے اراضی کے مسائل حل کرے گی. آج پاکستان سٹاک میں 100 انڈیکس نے 50,000 کی نفسیاتی حد کو چھوا. تاہم کاروباری دن کے اختتام پر پروفٹ ٹیکنگ کے باعث 100 انڈیکس میں 200 پوائنٹس کی کمی ہوئی. انڈیکس 49,531 پر بند ہوا. بازار حصص میں 36 کروڑ 83 لاکھ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا جن کی مالیت 10 ارب 40 کروڑ سے زیادہ تھی. دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 20 پیسے کا اضافہ ہوا جس کے بعد ڈالر کی قیمت 277 روپے 3 پیسے پر آ گئی. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 5 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 276 روپے 5 پیسے جبکہ قیمت فروخت 278 روپے 5 پیسے پر آ گئی. ناظرین، پاکستان اور چین کی قیادت کی خصوصی دلچسپی سے اقتصادی راہداری منصوبہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. پائیدار معاشی ترقیاتی اہداف کے حصول میں یہ مرحلہ نہایت اہم ہے. محمد شاہد کی رپورٹ دیکھیے. چین پاکستان اقتصادی راہداری بیجنگ کی بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا بہت اہم حصہ ہے. سی پیک کے تحت اقتصادی زون پر کام تیزی سے جاری ہے. سی پیک کے تحت 9 اسپیشل اکنامک زون شامل ہے جن میں سے توانائی، انفراسٹرکچر، انڈسٹریل زون، ایگریکلچر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت کئی منصوبے شامل ہیں. پاکستان سی پیک کے تحت اسپیشل اکنامک زون کی جلد تعمیر کے لیے پرعزم ہے. سی پیک پروجیکٹ پاکستان کے لیے نہ صرف فورن انویسٹمنٹ کا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک کانفیڈنس بھی بلڈ کیا ہے کیونکہ جتنے باہر کے انویسٹرز ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے ممالک ہیں جو آپ کے ساتھ کنویننٹلی فورن انویسٹمنٹ یا کسی قسم کے اور پروڈکشن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی میں ہیں. تو ابھی کرنٹلی جو ہمارے پروجیکٹس سی پیک کے بینر کے تحت چل رہے ہیں جس میں اسپیشل اکنامک زونز ہیں، پھر اس کے بعد جو ہمارا انرجی ڈیفیسٹ کا بہت بڑا پرابلم تھا وہ ان کی سپورٹ سے ہم نے کور کیا ہے. رشکئی اسپیشل اکنامک زون، علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی، میرپور انڈسٹریل زون اور مومن ماربل سٹی سمیت 7 صوبائی اور 2 وفاقی خصوصی اقتصادی زون سی پیک میں شامل ہیں. سارے پروجیکٹس ہیں جن کی مدد سے چائنا نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کے لیے ایک بردرلی سپورٹ دی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز این اکانومسٹ ان پروجیکٹس کا لانگ ٹرم میں ہمیں بہت فائدہ ہوگا کیونکہ عام طور پہ جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں ان کی شارٹ ٹرم میں ریٹرنز نہیں آتے. یہ ریممبر جتنے بھی انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں اٹ ٹیکس تقریباً 5 سے 7 سال کا ٹائم لگتا ہے جب ان کا ریٹرن آنا شروع ہوتا ہے. تو آئی ایم پریٹی مچ ہوپ فل کہ یہ پروجیکٹس ہمارے لیے ایک واقعی گیم چینجر
साबित होंगे। इसके अलावा सी पैक के तहत गवादर को जदीद तर्ज पर तामीर किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत गवादर को बैनुल-अक़वामी स्मार्ट फोर्ट सिटी बनाने के लिए जामा मनसूबाबंदी की गई है, जिससे गवादर खित्ते के अहम तरीन बंदरगाह बनकर उभरेगी। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी अब दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है, जिसमें सनती और ज़री ताउन, गवादर की तरक्की समेत समाजी व इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा, जिसके दूररस मुस्बत नताइज हासिल होंगे और माशी तरक्की की राह हमवार होगी। मोहम्मद शाहिद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन और बैरिस्टर उमैर ने वान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत आइंदा इंतखाबात के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि निगरान हुकूमत आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए पुरअज़्म है। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौक़े फराहम करे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। हम खुशगवार और पुरअमन माहौल में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने निगरान हुकूमत के माशी मसाइल के हल के लिए इक़दामात को सराहा। सरबराह JUI ने इंतखाबी अमल में अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मौलाना फजलुर रहमान के खुशदामद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और फातिहा ख़ानी की। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने इस्लामाबाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा मुल्क की सियासत में बेहद ज़रूरी है। उम्मीद है कि इलेक्शन मुहिम के दौरान सियासी जमातें इसी जज्बे का मुजाहरा करेंगी। हम चाहेंगे कि हमारी सियासत में भी ये शाइस्तगी और ये टीम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो वापस आए, ताकि हम एक मुत्तहद मुल्क होके, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब हम इलेक्शन के बहुत करीब हैं, ज़रूरत इस बात की है कि दर्जा हरारत को नीचे लाया जाए और वो जज्बा स्पोर्ट्समैनशिप का जो आज आपको यहाँ खेल में नज़र आया, ये मुंतकिल हो हमारी सियासत में। मुल्क के तमाम जो ज़ोमा हैं उनसे मिलते जुलते हैं और मिलते जुलते रहना चाहिए, ताकि एक बहुत खुशगवार माहौल हो जब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि इंतखाबात का आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इनेकाद जमहूरियत के फ़रोग़ का ज़ामिन साबित होगा। इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाए जाएंगे। सिंध में इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन निगरान सूबाई हुकूमत को भरपूर मुआवनत मदद फराहम करेगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक मुख्तसर जायजा पेश किया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने सूबे में अब तक किए गए इंतजामात के बारे में भी ब्रीफ किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए स्पेशल प्लान मुरतब करने के अहकाम देते हुए कहा कि शफाफ इलेक्शन के लिए आर्मी और रेंजर्स की मदद भी ली जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के अहकाम की रोशनी में 100% ट्रांसफर पोस्टिंग पर अमल दरामद किया जा रहा है। IG सिंध ने बताया कि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। आम इंतखाबात में 1,10,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ्राइज अंजाम देंगे। नाज़रीन, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। इंतखाबात में शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन और मीडिया को कवरेज की इजाजत के साथ ज़ाब्ता इखलाक भी जारी किया गया है। तफसील जानते हैं वकार हैदर की इस रिपोर्ट में। आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की भरपूर तैयारी नजर आ रही है। मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन आइंदा आम इंतखाबात पर अपनी नजर रख सकते हैं। गैर मुल्की मुबस्सरीन और मीडिया के लिए 31 नकाती ज़ाब्ता इखलाक इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। उनको बताया गया है कि मुल्की सलामती, वकार और खुद मुख्तारी के खिलाफ कोई भी मवाद शाया या नशर नहीं होगा। ये भी कहा गया है कि गैर मुल्की मुबस्सरीन और मीडिया नुमाइंदगान इंतखाबी अमल के दौरान गैर जानिबदार रहेंगे। नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स पोलिंग स्टेशन के दौरान पूरे पोलिंग अमल का जायजा कर सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, काउंटिंग भी दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुल्की मुबस्सरीन के लिए 14 जबकि मुल्की मीडिया के लिए 17 नकाती ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। कौमी मीडिया पाकिस्तान के नजरियात, खुद मुख्तारी, अदलिया और रियासी इदारों के खिलाफ राय की अक्कासी नहीं करेगा। ऐसा मवाद भी शाया या नशर करने की मुमानत होगी जिसमें किसी सियासी जमात, मजहब या बरादरी पर ज़ाती हमला हो। किसी भी मीडिया हाउस या मुबस्सर को किसी भी उम्मीदवार की किरदार कुशी की इजाज़त नहीं है। वोटर्स की आगाही के प्रोग्राम नशर किए जाएं और इलेक्शन से 48 घंटे कबल इलेक्शन मीडिया मुहिम खत्म कर दी जाए।
सिर्फ इलेक्शन कमीशन के जारी करदा खसूसी मीडिया कार्ड्स रखने वाले अफराद को ही पोलिंग स्टेशन के अंदर तक रसाई दी जाएगी। वन टाइम फुटेज बनाएंगे और इसके अलावा हमने इस मरतबा उनको ये परमिशन भी दी है कि वो काउंटिंग प्रोसेस जो है उसको ऑब्जर्व कर सकें। इलेक्शन कमीशन ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को मीडिया नुमाइंदगान और मीडिया हाउसेस के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का भी कहा है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि 21 अक्टूबर मुस्तकबिल की राह अमल के तयन का दिन है। लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा फलाही तरक्की का करता पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें मायूसी ना हो, महंगाई ना हो और माशी बदहाली ना हो। इजलास में 21 अक्टूबर की तैयारियों के हवाले से डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स ने पार्टी सदर को आगाह किया। इजलास में मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने भी शिरकत की। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तरक्की की तरफ एक नए सफर का आगाज करेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि कारकुन बुलंद हिम्मती और पुरजोश जज्बों से एक नई तारीख लिख रहे हैं। कारकुनों और रहनुमाओं की मेहनत पाकिस्तान को संवारने के लिए है। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि अवामी मैंडेट से मुस्लिम लीग नून कौमी तरक्की के लिए इस्लाहात करेगी और मिसाक मईशत के जरिए पॉलिसीज को आगे बढ़ाएगी। लाहौर में FPCCI के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मईशत की बहाली और महंगाई का खात्मा नवाज शरीफ का एजेंडा है। नवाज शरीफ की आमद का मतलब कारोबार, सनत और तिजारत की बहाली है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने 90 की दहाई में मईशत और कारोबार को हुकूमती जंजीरों से आज़ाद किया। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है कि सरकार नहीं, अवाम और निजी शोबा कारोबार करे। IT, ज़राअत, मादनियात और तवानाई समेत दीगर शोबों की तेज तरीन तरक्की का प्लान तैयार है। मौजूदा सियासी हालात पर रद्द-ए-अमल देते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इख्तियार डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान का कहना था कि 21 अक्टूबर सियासी गहमा गहमी का दिन हो सकता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इस दिन मुल्की सियासत का रुख तब्दील करने वाले बड़े सरप्राइज दे सकती है। उनका मजीद ये कहना था कि IPP किसी सियासी उजलत का शिकार नहीं होना चाहती और सियासी दानाई का तकाजा है कि मामलात को जल्दबाजी से हल न किया जाए। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि पीपल्स पार्टी शोहदा की जमात है और उसकी क़यादत ने मुल्क में जमहूरियत और अवामी हुकूक के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि सान है कि 8 साल में पार्टी के बेशुमार कारकुन शहीद हुए। पीपल्स पार्टी अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी और मुल्क में कानून, आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए कोशिशें जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी इंतखाबात में भरपूर अंदाज से हिस्सा लेगी और हम जीत के लिए पुरुमीद हैं। इस मौके पर सान है कि 8 साल के शोहदा की याद में शमें रोशन की गईं और शोहदा के लिए खुसूसी दुआ की गई। कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस ने मुश्तरका एलामिया में आलमी बिरादरी से फ़लस्तीन को फौरी तौर पर आज़ाद रियासत और बैतुल मक़दस को इसका दारुल हुकूमत तस्लीम करने का मुतालबा किया है। गज़ा के शहरियों के लिए खुराक, अद्वियात और बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक फ़लस्तीन में इसराइली जहरियत को रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डालकर बमबारी को रुकवाएं। इलामी में कहा गया है कि सिफारती ज़राए को इस्तेमाल करते हुए अफ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। हुकूमत पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन में अपना सियासी किरदार अदा करे। मुश्तरका एलामिया में फ़लस्तीन के लिए आलमी फ़लस्तीन फ़ंड कायम करने का मुतालबा किया गया है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि फ़लस्तीन इस वक्त मुश्किल से दो चार है। आलम इस्लाम को मजम्मत के बजाय उनकी मदद के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। उन्होंने कहा कि खिदमत फाउंडेशन मजलूम और नादार तबकों को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशां है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि कल फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती करेंगे और PPP ने कल के ताज़ियती इज्तिमा को फ़लस्तीन के शोहदा के नाम मंसूब करने का ऐलान किया है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सईद गनी ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर जमात को मिलनी चाहिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात है। कल सानह कारसाज के हवाले से इज्तिमात होंगे। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि 20 अक्टूबर को कराची में शाहराह फैसल पर फ़लस्तीन के लोगों की इस्तकामत और हौसले को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली जाएगी। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में इसराइल की तरफ से वहशियाना बमबारी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम तमाम सियासी जमातों को इस जलसे में शिरकत की दावत देंगे। हम चाहते हैं कि हर जमात अपने कारकुनान के साथ शराकत करके उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दे कि फ़लस्तीन के मसले पर हम सब एक हैं।
کچھ بات کریں گے مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال کی، جہاں غازہ میں انسانیت سوز مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کی خان یونس اور رافع کے علاقوں میں بمباری میں مزید 80 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ صہیونی جارحیت میں شہداء کی مجموعی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 11000 سے زائد زخمی ہیں۔ شہداء میں نصف تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ غزہ میں ایندھن اور غذائی اشیاء کی شدید قلت سے بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ مصر میں رافع کراسنگ پر غزہ سے داخلے کی منتظر امدادی سامان کے قافلے سرحدی گزرگاہوں کی طرف روانہ ہو گئے، تاہم ابھی ان کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ رافع کراسنگ پر غیر ملکیوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے جو انخلاء کی منتظر ہے۔ اسرائیل اس گزرگاہ کے فلسطینی علاقے پر متعدد بار بمباری کر چکا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے کاوشوں کو اس وقت شدید دھچکا لگا جب سلامتی کونسل میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی قرارداد ویٹو ہو گئی۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ اور جاپان نے روس کی طرف سے پیش کی گئی اس قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ چین، متحدہ عرب امارات، موزمبیق اور گیبون نے حمایت کی، جبکہ البانیہ، برازیل، ایکواڈور، گھانا، مالٹا اور سوئٹزرلینڈ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس قرارداد میں قیدیوں کی رہائی، امداد کی فراہمی اور شہریوں کے محفوظ انخلاء کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کا وزارتی اجلاس کل جدہ میں ہوگا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جولانی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کے جنگی جرائم جاری رہے تو مسلمانوں اور مزاحمتی قوتوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ خبر رساں ایجنسی ایرنا کے مطابق خامنئی نے کہا کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری کو فوری بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کل سے مشرق وسطی کا دورہ کریں گے، وہ اسرائیل اور اردن جائیں گے۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے گزشتہ دنوں میں خطے کے 7 ملکوں کا ہنگامی دورہ کیا تھا۔ مشرق وسطی میں امریکی فوج کے نگراں جنرل مائیکل ایرک کو تل ابیب کے دورے پر ہیں۔ ایک بیان میں جنرل مائیکل کا کہنا تھا کہ جنگ میں اسرائیلی ضروریات کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے فلسطینی صدر محمود عباس کو ٹیلی فون کیا اور آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی معاہدے اور غزہ میں امداد قافلوں کے داخلے کی اجازت دینے پر زور دیا۔ صدر محمود عباس نے فلسطینیوں کی غزہ سے بے دخلی کو نکبہ ثانی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ سے آبادی کا انخلاء ناممکن ہے۔ بھارت کی اسلام دشمن پالیسی اور اسرائیل کی حمایت کے ٹھوس شواہد سامنے آ گئے ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے مسلمانوں سے متعلق غلط معلومات بھارتی اکاؤنٹ سے پھیلائے جانے کا ہوش ربا انکشاف ہوا ہے۔ بھارتیوں کا اسرائیل فلسطین تنازع پر اسرائیلی جارحیت کی کھلے عام حمایت مسلم دشمنی کا واضح ثبوت ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا سازوں کے اکاؤنٹ سے حماس سے متعلق جعلی خبریں اور ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں۔ حماس پر بچوں کو اغوا کرنا، سر قلم کرنا اور دیگر جعلی پرتشدد کارروائیوں کو بھارتی اکاؤنٹ سے پھیلایا جا رہا ہے۔ ناظرین، مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا کرنے کی غرض سے شہریوں کو قتل کرنے کے لیے بھارتی فوج اور پولیس کی حمایت یافتہ اپنے ہندوتوا گروپوں کو متحرک کر دیا ہے۔ کے ایم ایس کے مطابق بی جے پی، آر ایس ایس، وشوا ہندو پریشد، بجرنگ دل اور ولیج ڈیفنس گارڈز کے ناموں سے منظم ان ہندوتوا گروپوں نے آج ضلع راجوری میں ایک مسلمان جوڑے کو قتل کر دیا۔ محمد اعظم اور ان کی اہلیہ گلزار بیگم کی لاشیں ان کے گھر سے برآمد ہوئی ہیں۔ مقامی لوگوں نے اس بہیمانہ قتل کے لیے براہ راست ہندوتوا گروہوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ایک اور واقعے میں اسی ضلع میں ایک کشمیری نوجوان الفت حسین پولیس کی حراست میں جاں بحق ہو گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ نے سرنٹ کوٹ تھانے میں الفت حسین کی لاک اپ میں موت کی میجسٹریٹ کے ذریعے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ قابض بھارتی فورسز نے ضلع شوپیہ کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی۔ بھارتی فوج، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور پولیس نے یہ مشترکہ کارروائیاں کی ہیں۔ بلال احمد شاہ سمیت متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے بلال کی غیر قانونی گرفتاری کا جواز پیش کرنے کے لیے اسے ایک مجاہد تنظیم کا رکن قرار دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں فاروق توحیدی، محمد سلیم زرگر، یاسمین راجہ اور دیگر رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا ہے کہ کشمیریوں کے خلاف بھارت اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی کھلی جارحیت نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں حکومتیں نو آبادیاتی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہیں اور مقبوضہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر قتل عام کر رہی ہیں۔ گرتا مورال، کم تنخواہیں اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، بھارتی فوج میں خودکشیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ فسطائی مودی سرکار اپنی ہندوتوا پالیسیوں کے تسلسل میں اپنے سیکیورٹی اہلکاروں کی مشکلات سے قطعاً بے پرواہ نظر آتی ہے۔ عبداللہ شاد کی رپورٹ دیکھیے۔ دوسرے ملکوں کے خلاف دہشت گردی پھیلانے میں مصروف مودی سرکار کی اپنے سیکیورٹی اہلکاروں کی مشکلات سے بے اتنائی، پالیسیوں سے نالام بھارتی فوجیوں میں خودکشی کا رجحان تشویشناک حد تک بڑھ گیا۔ بھارتی فوج کی خفیہ رپورٹس میں انکشاف ہوا ہے کہ 2001 سے ہر سال تقریباً 140 بھارتی فوجی خودکشی کرتے ہیں۔
जबकि इन एहलकारों की आखिरी रसूमात भी फौजी एजाज के साथ अदा नहीं की जाती। 2011 से 2023 तक भारतीय सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, आसाम राइफल्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 1532 एहलकारों ने खुदकुशी की। इस्तीफों और खुदकुशियों की बड़ी वजह फौजी अफसरान का हतकमेज रवैया, नाकिस सहूलियात और वक्त पर छुट्टी न देना है। शदीद जहनी दबाव का शिकार भारतीय फौजियों में खुदकुशियों के साथ साथ साथी एहलकारों और अफसरान पर फायरिंग के वाकयात भी बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय फौज में 2001 से 2021 के दरमियान कत्ल के 150 से ज्यादा वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक यही वजह है कि भारतीय फौज में महज 2022 में 537 कोर्ट मार्शल और 6000 से ज्यादा डिसिप्लिन के वाकयात पेश आए। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नाज़रीन, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात की, जिसमें पाक बहरिया के उमूर और समंदरी हुदूद की निगहबानी में पाक बहरिया के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। सरबरा पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से कमांडर हेंगरी एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल जोसेफ कोलर ने अपने वफ़द के हमरा एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में एयर चीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल साख, उसके अहदाफ और मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमलों के तनाजुर में उसके बुनियादी ढांचे में बेहतरी के लिए जारी मुख्तलिफ मनसूबों से मुतालिक आगाही फराहम की। फुटबॉल के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। होम लेग में पाकिस्तान ने कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त दी। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी मैच के मेहमान खुसूसी थे। ज़िशान क़य्यूम की रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद के जिना स्टेडियम में सजा फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर, जहां होम लेग में पाकिस्तान ने कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त देकर दूसरे राउंड में जगह बना ली। मुकाबले की इब्तिदा से ही पाकिस्तानी टीम ने जबरदस्त खेल पेश करते हुए हरीफ टीम के गोल पोस्ट पर हमले किए, लेकिन पहला हाफ गोल के बगैर गुजरा। दूसरे हाफ में भी पाकिस्तानी टीम ने शानदार खेल जारी रखा। 68वें मिनट में हारून हामिद ने मौका पाकर गेंद को जाल में पहुंचाया और स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मैच के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि आज फुटबॉल की जीत हुई है। कंबोडिया ने भी अच्छा खेल पेश किया। बेहतरीन इंतजामात पर मुंतजमीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फुटबॉल की जीत हुई है, सिर्फ पाकिस्तान की जीत नहीं हुई, सिर्फ एक टीम की जीत नहीं हुई। और आज खेल के इस मैदान में जो रंग पहने हुए जो टीमें थी, सब्ज और सफ़ेद, वो उन्होंने ये यकीनी बनाया कि ये पाकिस्तान की ही जीत है, किसी की हार नहीं हुई। वजीर खेल बलोचिस्तान जमाल रईसानी ने कहा कि पाकिस्तान ने फुटबॉल में बड़ी कामयाबी हासिल की है। उम्मीद है इस जीत के बाद पाकिस्तान में फुटबॉल का खेल तरक्की करेगा। वसाइल के कमी के बावजूद वो जिस जोश और जज्बे से खेले हैं, मैं समझता हूँ कि इनको अप्रिशिएट जितना हम करें कम है। पाकिस्तान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर के एशियन सेक्शन के दूसरे मरहले के ग्रुप जी में जगह बनाई है, जहां सऊदी अरब, उर्दन और ताजिकिस्तान शामिल हैं। अवे लेग में पाकिस्तान और कंबोडिया के दरमियान मुकाबला बगैर गोल के बराबर रहा था। ज़िशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में सर्द रहेगा। ताहम वस्ती बलोचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम में भी -1, मुल्तान 19, सरगोदा 17 और फैसलाबाद में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 16, कराची 27, पेशावर 15 और कोयटा में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।
खेलों की खबरों का आगाज करें। आपको बताएं, गवादर में 5वीं ऑफ रोड जीप रैली में रजिस्ट्रेशन का मरहला मुकम्मल हो गया। इवेंट्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज और रेसेस के हवाले से तफसील जानते हैं क्वेटा से वकार अहमद की इस रिपोर्ट में। रजिस्ट्रेशन का मरहला 17 तारीख से स्टार्ट हो गया। पहले फेज में मोटर बाइक राइडर्स 18 तारीख को मुकाबिल होंगे। बाइक रेस GDA फुटबॉल ग्राउंड से सुबह 9 बजे शुरू होगी। मैरीन ड्राइव पर 19 अक्टूबर को कार्स एंड बाइक्स शो दोपहर 3 बजे होगा। क्वालिफाइंग राउंड और ट्रेल बाइक रजिस्ट्रेशन के लिए 20 अक्टूबर का दिन शेड्यूल है। 21 अक्टूबर को स्टॉक व्हीकल रेस सुबह 9 बजे जबकि ट्रेल बाइक रेस शाम 4 बजे होगी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।